branch of life science, branch of life science in which we study about heredity and वेरिएशन। मतलब ये लाइफ साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ दो शब्द है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी कहता है इट इज या इट्स स्टडी इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सिंपल है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है वही कहलाता है हेरिडिटी। अब आता है कि वेरिएशन। वेरिएशन किसको बोलेंगे? थोड़ा सा लाइन पे रहोगे। अब कह रहा है कि वेरिएशन, तो वेरिएशन कहते हैं कि इट इज द चेंज, इट इज द चेंज या चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व among the offsprings of the same parent। अब इसको समझ लें हम। जेनेटिक्स में हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात की हेरिडिटी कहता है कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने को। कहोगे सर कौन से वाले कैरेक्टर? तो सारे कैरेक्टर्स जितने हमारे तुम्हारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं, सारे कैरेक्टर का ट्रांसफर जो होता है। जैसे देखोगे तुम किसी बच्चे को देख के हम लोग आसानी से जज कर पाते हैं कई केसेस में कि भैया ये इन्हीं का बेटा होगा, इनका बच्चा नहीं होगा। या पौधे में देखो, जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं उनसे वही वेराइटीज मिलता है। तो कैरेक्टर का जो ट्रांसफर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो हेरिडिटी कहलाता है। लेकिन एक बात और है, अगर एक पेरेंट के एक से अधिक बच्चे हैं तो उनके बीच हमको चेंजेस दिखता है। कोई कम हाइट का हो गया, कोई लंबा हो गया। इक्वल हाइट है तो एक तेज हो गया, एक घुसखोर हो गया। सो मेनी कैरेक्टर्स जो कि तुमको दिखाई देंगे कि दोनों में अंतर है। अरे फलना बाबू का बड़ा वाला बेटा अच्छा है, छोटा वाला बेटा नालायक है, ऐसा ऐसा, ये बेटी ही। तो ये जो कैरेक्टर में जो चेंजेस है बाबू, वही वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, तो अगला सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि क्या आएगा कि सर किस तरह का चेंजेस है ना। अगला सवाल आता है कि सर मतलब व्हाई चेंजेस, व्हाई वेरिएशन कम्स, है ना। क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी ऑब्जर्व वेरिएशन among the offsprings of the same parent। इसके पीछे का एक लाइन में आंसर है कि वो देखो, कहता है कि आंसर होगा ड्यू टू द phenomena of the crossing over, due to the phenomena of the crossing over at the time of gamete formation, at the time of gamete formation। सारे वेरिएशन का कारण ये एक जेनेटिकल कारण है। ठीक है, दूसरा चीज कह रहा है कि सर इन्वायरमेंटल factors are also responsible for the variation। यानी सर दो बातें हो गई कि जो एक ही पेरेंट के दो बच्चे के अंदर जो वेरिएशन दिख रहे हैं, है ना, वो क्रॉसिंग ओवर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों रोल प्ले करता है। क्योंकि सर इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे रोल प्ले करेगा? तो एक ऐसा बच्चा जो दिन भर धूप में रह रहा है और एक ऐसा बच्चा जो दिन भर घर में रह रहा है, तो जो धूप में रह रहा है दिन भर वो ज्यादा सांवला होगा, जो घर में रह रहा है वो बूढ़ा होगा। इसके पीछे का कारण है कि सनलाइट के कारण हमारे बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। लेकिन जेनेटिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर होते हैं। कहोगे सर ये आखिर क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? तो अगर हम लोग एक लाइन में समझे क्रॉसिंग ओवर को, तो देखो कहता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनता है, यानी कि मेल से हम लोग को मिल रहा है मेल गैमेट, और जो फीमेल है इससे मिलेगा, जब बोले पूछे तब बोलो, ये हो गया फीमेल गैमेट। तो कहता है ये जो सर मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जो बनता है ना, तो जितनी बार भी बनेगा, ध्यान देना, तो कहता है कि जो मेल का जो जर्म सेल है, जो गैमेट बनाता है उसको बोलते हैं जर्म सेल। उसमें जो क्रोमोजोम या जीन्स दो सेट में होता है, दिस इज जर्म सेल। जर्म सेल कहते हैं जो गैमेट बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो गैमेट बनाता है वो, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है मियोसिस। अब इस मियोसिस के दौरान क्या होता है ना कि जो जेनेटिक सीक्वेंस है, यानी कि जो क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद है, वो जीन का सीक्वेंस बदल जाता है। तो जितनी बार याद रखिएगा, जितनी बार तुम्हारा जर्म सेल मेल गैमेट बनाएगा, हर बार जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एंड द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। अब उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग जर्म सेल फीमेल की बात करें,
तो फीमेल में भी जर्म सेल 2n हुआ, यानी कि जर्म सेल है ना। ये भी क्या बनाएगा, ये भी बनाता है फीमेल गैमेट। तो यहाँ भी कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस। तो हम लोग याद रखेंगे मियोसिस होता है गैमेट बनाने के लिए। तो ये जो जर्म सेल है वो गैमेट बनाएगा फीमेल गैमेट। तो कहोगे सर फीमेल में, अगर ह्यूमन बीइंग का केस है तो फीमेल में जर्म सेल कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है ओवरीज में। कहाँ पाया जाता है, ओवरीज में। अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में जर्म सेल कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टेस्टिस में। अब तुम क्रॉसिंग ओवर समझ गए, यानी जितनी बार मेल में या फीमेल में गैमेट बनेगा, हर बार जो गैमेट होगा उसमें जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण। ये नेचुरल प्रोसेस, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक बात तो सब क्लियर हो गया कि हमारा वेरिएशन क्यों आता है, क्लियर ना। वेरिएशन कम्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर एंड ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के जो एक ही पेरेंट के जो बच्चे हैं उनके बीच वेरिएशन का मेन कारण यही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसान आपने एक छोटा सा बार बार नाम बोला, जीन्स, है ना। तो व्हाट डज जीन्स मीन, किसान माइक को म्यूट कर लोगे अगर बगल में आवाज आ रहा है तो कहता है कि व्हाट डज जीन मीन, ये जीन्स है क्या। यहाँ आता है कि सर जीन्स है क्या, नहीं। तो जीन क्या है, तो देखो मेंडल जो थे ना, जीजे मेंडल, जीजे मेंडल, इन्होंने जीन को क्या बुलाया था, he used the term factor, he used term factor instead of gene। तो जीन की जगह पे इन्होंने फैक्टर टर्म का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब जीन इज नथिंग बट इट इज अ डीएनए, सिंपली डीएनए इज व्हाट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर हम तो क्रोमोसोम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एक हम आपको डायग्राम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इस पर ड्रॉ मत करो, इस पर हम डायग्राम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होता है बेसिकली, है ना। देखो हमारा कहना है कि जो डीएनए है, ध्यान से देखना, जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए बनाता है बाबू क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, उसमें कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और ये बना लेता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम हो गया। देखो तुमको दिखेगा ऐसे क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, नहीं लग रहा है कि थ्रेड को हम कंडेंस करा रहे हैं। तो दिस इज क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम में ये जो लेग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, सर 2 दिख रहा है। ये दोनों क्रोमैटिड कहाँ जाके मिल रहे हैं भाई, इस पॉइंट पे, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सर ये चीजें होती है ना। अब यही क्रोमोसोम हमारे सेल्स में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो 46 जो होता है वो पेयर्स में होते हैं, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होता है। अब जो मेंडल जिस पे स्टडी किए थे, तो इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो सर पाइसम सैटिवम यानी पी प्लांट इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। ठीक है, तो सर इनके सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 14 का मतलब सर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है इसके पास। क्लियर है, तो ऐसे चल रहा। अब कह रहा है कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं मेंडल के बारे में, है ना, जीजे मेंडेलियन, अगर हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग से क्वेश्चंस कुछ पूछा जाता है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो मेंडल थे उनके जेनेटिकल स्टडी के क्या कारण रहे, है ना। मेंडल के जेनेटिकल स्टडीज में क्या मेन चीज रहा है ना, ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल का जेनेटिक, तो सभी पढ़ते हैं हम लोग कि मेंडल ने अपना जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया है, यानी कि जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट जो दिया है, उसमें पी प्लांट को चुना उन्होंने। किसको चुना भाई, पी प्लांट को चुना अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के स्टडी के लिए। तो सबसे पहला तो सवाल पूछेगा कि व्हाई मेंडल चूजन pea plant for his hybridization experiment। कुछ तो कारण रहा होगा, इतने सारे पौधे उन सबको छोड़ के इन्होंने पी प्लांट को चुना, कुछ तो कारण रहा होगा। ठीक है, पहला सवाल तो ये पूछ सकता है। दूसरा सवाल क्या आता है हमारा, अगर पूछना होगा तो क्या पूछेगा कि भाई पी प्लांट में तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, है ना। जब पूछे तब बताओगे, पी प्लांट में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को लिया, तो कहता है कि राइट डाउन द contrasting characters chosen by the Mendel। contrasting character किसका भाई, of pea plant chosen by the Mendel for his hybridization experiment। ठीक है, सब बता रहे हमारा कहना है, पहले तो समझ गए हम कि पी प्लांट को भाई क्यों, पी प्लांट को अपने जेनेटिक मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंट, मतलब जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने क्यों कंसीडर किया, बहुत सारे पौधे थे। दूसरा
कि जो जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट मंडल ने किया उसमें उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तीसरा, दो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हमारे पास है कि सर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ। दूसरा एक और यहाँ पे वर्ड है जो पूछा सकता था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ। ठीक है, खैर तीसरा क्वेश्चन कि राइट मेंडल से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया किसका, जेनेटिक्स का, लेकिन मेंडल को सफलता क्यों मिली। तो राइट डाउन द रीजंस ऑफ मेंडल्स सक्सेस। तो ये 3 सवाल हमारा पहले है जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे जिसमें इसके आंसर्स हमको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला तो तुमको ये समझा दी कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ध्यान देना। देखो, तो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है, अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो पौधा, तो अगर हम लोग फ्लावर्स को कंसिडर करते हैं तो फ्लावर्स में क्या होता है, ये थैलेमस। ठीक है, इस थैलेमस में यहां रहता है कैलिक्स, ये हो गया तुम्हारा कोरोला। ठीक है, कोरोला देखो पत्तियां, गुलाब की जो रेड रेड पत्तियां होती हैं वो उसका कोरोला कहलाता है। ठीक है, ये हरा हरा कैलिक्स हुआ। अब कह रहा है कि तुम गौर करोगे कि एक ऐसे निकला रहता है मिडिल में, सनफ्लावर का फूल देखना, और फिर ऐसे लटके रहते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो इसकी संख्या थोड़ा ज्यादा होती है। तो सर इस यही फ्लावर है बेसिकली। तो सर फ्लावर्स में दो पार्ट, हमको फ्लावर्स के जितने भी पार्ट है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को बोला एक्सेसरी होल, ध्यान समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी आप जेनेटिक्स समझ पाओगे। और दूसरा है नेक्सेसरी होल, नेक्सेसरी होल, है ना। तो कह रहे हैं सर एक्सेसरी का मतलब सहायक, और नेक्सेसरी जो जरूरी है। ठीक है, तो सहायक होल दो होते हैं बाबू, कैलिक्स अभी मैंने बताया, और कोरोला, ये दोनों सहायक होल, मतलब नहीं भी रहेगा तो पौधा रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कैलिक्स, अब कहते हैं कि सर एक कैलिक्स को क्या बोलिएगा, अगर एक पंखुड़ी तोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं सेपल। उसी तरह से फ्लावर का एक पत्ती तोड़ोगे, कोरोला जो है, तो उसको बोलेंगे पेटल। ठीक है, अब कह रहा है कि सर ये तो बढ़िया समझ गए। अब हमारा एक नेक्सेसरी होल कौन कौन सा है, तो नेक्सेसरी होल में हमारे पास दो है। पहला है एंड्रोसियम, ये मेल पार्ट है बाबू, यानी मेल गैमेट बनाएगा। एक एंड्रोसियम को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं स्टामेन, क्या बोलते हैं, स्टामेन। ठीक है, एंड्रोसियम के बाद मेल पार्ट हो गया तो गाइनेसियम। ठीक है, तो गाइनेशियम, तो ये हो गया फीमेल पार्ट, और एक फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं पेस्टिल। जैसे ये सारी चीजें होगी, यानी ये जो देख रहे हो ना, ये दोनों, ये जो इधर भी दो है, ये है इसका एंड्रोसियम। ठीक है, हाँ, और ये है इसका गाइनेसियम। ठीक है, ये इसका हो गया कैलिक्स, सॉरी कोरोला, ये हो गया इसका कोरोला, कोरोला, और ये जो देख रहे हो यहाँ पे दिस इज कैलिक्स। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आगे देखो, अभी बात मत करो। अब अगर हम लोग बात करें एंड्रोसियम का, एंड्रोएशियम, ठीक है, सॉरी एंड्रोसियम हटाओ, स्टामेन लेते हैं, एक ही ले रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग स्टामेन को कंसिडर करें, ठीक है, स्टामेन, तो स्टामेन कुछ इस तरह से बना रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये वाला जो है एंथर है, और दिस इज फिलामेंट। ये एंथर है, इसी के अंदर क्या बनता है भाई, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा सर, रहेगा मेल गैमेट। अब हमारा है पेस्टल, तो सर पेस्टल कुछ इस तरह से रहेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, बच्चों दिस इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर, बच्चों इस ओवरी के अंदर प्लासेंटा होता है, क्या होता है सर, प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा से निकला रहता है ओव्यूल, ओव्यूल। तुम लोग को जानना चाहिए कि ओवरी बाद में कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और जो ओव्यूल है बाद में कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, अब कहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है एंथर से कहाँ हो रहा है, स्टिग्मा ऑफ पेस्टल, तो ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है, यानी अगर हमसे एक लाइन में पूछे कि पॉलिनेशन क्या है, तो हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination। अब देखो, चूंकि मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, उसमें पॉलिनेशन ही कराया जा रहा था बार बार। ठीक है, तो कह रहा है कि सर पॉलिनेशन कितने तरह का होगा, तो दो तरह का होगा। कहोगे सर आप हाइब्रिडाइजेशन से पॉलिनेशन पे चले गए, तो देखो कैसे जुड़ी हुई चीजें। पॉलिनेशन कह रहा है
तो एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, मतलब इसमें क्या होगा सर, सेम फ्लावर इन्वॉल्व। अब कहता है सर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा, है ना। पॉलन ग्रेन्स गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द anther of one flower to the stigma of another flower। सेम फ्लावर रहता तो सेल्फ पॉलिनेशन होता। देखो ध्यान से सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे, हम लिख ही देते हैं यहाँ भी। यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same फ्लावर। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब देखिए मेंडल में यही सेल्फ पॉलिनेशन है, जब मेंडलियन पढ़िएगा तो वहां सेल्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्फिंग। ठीक है, तो ये जो पॉलिनेशन कराते हैं ना, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय मेंडल टू गेट ऑफस्प्रिंग्स, है ना। यही क्या कहलाता है बच्चों, यही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। समझ गए, पॉलिनेशन जो कराता था ना मेंडल, वही क्या कहलाया, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब कहोगे सर एक छोटा सा चीज बताइए कि फ्लावर तो छोटा छोटा होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो आसान है, वही एंथर वही स्टिग्मा है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन तो मुश्किल ना हो जाएगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन में कह रहे हो कि दो फ्लावर इन्वॉल्व है, मतलब एक फ्लावर का, गौर से देखो, एक फ्लावर से कहां जा रहा है, पॉलन ग्रेन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो सर दो बातें हो जाएंगी, एक ही पौधा पे दोनों फ्लावर है, सेम प्लांट पे अगर होता है तब क्या कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों कि इस पौधे से क्या हो दूसरे पौधे वाले फ्लावर पे जाए, यानी कि डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है इन्वॉल्व ना क्रॉस पॉलिनेशन में। समझ रहे हो ना चीजों को, यानी उसी पौधा पे दोनों फ्लावर है, एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पे चला गया। दो अलग अलग पौधे पे फ्लावर है, एक फ्लावर से पॉलन हवा के कारण कहां चला गया, दूसरे फ्लावर पे, दूसरे दूसरे जो पेड़ पे फ्लावर है उस पे। तो कह रहा है कि सर इसको क्या बोलेंगे, ये तुम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ गए बच्चों। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो आसान था, क्रॉस पॉलिनेशन में मेंडल को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। क्या, देखो, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन है ना, मेंडल परफॉर्म्स टू मेथड्स, है ना, ड्यूरिंग हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब समझ गए ना हाइब्रिडाइजेशन बच्चा, वही पॉलिनेशन। क्या करते थे, सो देखो, अब देखो क्या करते थे, सो ध्यान से देखना। एक पौधा फ्लावर लिया, एक पौधे का फ्लावर पौधा में ही लगा हुआ है, तो क्या क्या था भाई, कैलिक्स था, इसका कोरोला था, ठीक है, और ये इसका हो गया मान लो फीमेल पार्ट, गैनीसियम। अब क्या करता था ये मेंडल, सो देखो, इसके ना मतलब कट कर दिया, किसको कट कर दिया, इसके एंथर को, एंथर गेट्स कटेड आउट। अब अगर काट के हटा दे इसका पॉलन उसके स्टिग्मा पे जाएगा बच्चा, नहीं जाएगा, कि जाएगा, एंथर तो काट के हटा नहीं जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलता है इमैस्कुलेशन। प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। यानी तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि इमैस्कुलेशन किसको कहेंगे, एंथर को काट के हटा देना इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अब मान लो तुम जो पॉलन ग्रेन इस पे डाले कहीं बाहर से ला करके, कहीं बाहर का पॉलन ला के डाले तुम, तो इस अब अगर तुम छोड़ दोगे तो और भी तो कहीं से उड़ के आ सकता है। तो कह रहा था कि इसको क्या करता था मंडल, पॉलन डालने के बाद इसको कवर कर देता था बैग से, ताकि बाहर का पॉलन नहीं जा सके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। क्या कहलाता था। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा दो मेथड है जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान, दो प्रोसेस है, नॉट मेथड, प्रोसेस है जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंडल यूज करते थे। तो दो यही था, एक था बैगिंग था, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, दिस इज व्हाट प्रोसेस ऑफ, हाँ, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। तो क्रॉस पॉलिनेशन को सक्सेस करने के लिए मेंडल दो मेथड यूज करते थे, दो प्रोसेस यूज करते थे, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। कोई डाउट यहां तक बच्चों, नहीं। अब देखो, अब हमारा यहां तक की कहानी तो क्लियर है। अब कह रहा है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना, व्हाई मेंडल चूज इन पी प्लांट। ठीक है, अब मान लो तुम खुद सोचो कि मेंडल बैम्बूज प्लांट को ले लेते, कौन सा प्लांट ले लेते बच्चों, बैम्बूज प्लांट लेते। तो बैम्बूज प्लांट लेते तो क्या समस्या आती है ये बताओ। उसमें 40 साल में एक बार फ्लावर होता है, तो अगर 40 साल में एक बार फ्लावरिंग हो रही है बैम्बूज प्लांट में, है ना, तो मेंडल को एक बार फर्टिलाइजेशन कराने के बाद सीड बनेगा, फिर बोएगा तब ना नया पौधा आएगा। तो उसमें 40 साल इंतजार करना पड़ता, जीता उतने दिन मेंडल कोई नहीं जिएगा। साल में पूरे अपने जीवन काल में दो ही बार कर पाता है एक्सपेरिमेंट। इसीलिए मेंडल ने एक ऐसा पौधा लेने का सोचा जो बहुत कम समय में ही
फसल दे देता है, समझ गए? बहुत कम समय में ही क्या होता है, उसके सीड्स बन जाते हैं, फिर तुम उसको बो दो और क्या हो जाए, फिर वो फिर से नया पौधा आ जाए। क्योंकि जल्दी जल्दी पौधा आएगा तभी ना तुम रिजल्ट चेक कर पाओगे कि एक्सपेरिमेंट मतलब जेनेटिकल चेंजेस क्या क्या नोटिस हुए, कि तुमने जब लंबे पी प्लांट को छोटे पी प्लांट से क्रॉस कराया तो जो तुमको प्रोजनी मिली वो लंबी मिली कि नाटी मिली, नाटे नाटे पी प्लांट को कराया शॉर्ट हाइट वाले को, तो क्या मिला, मान लो सीड शेप, सीड कलर, हर एक एक डेटा को वो लेकर के एक्सपेरिमेंट करा के अपना लिखते थे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, वो ना अपने बगीचा में ही सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, छोटा छोटा क्यारी बना ले रहे थे और एक जगह बहुत सारा पी प्लांट बोया और लिख दिया कि हाँ हम सिर्फ प्लांट के हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे क्यारी में सीड शेप को कंसिडर कर रहे हैं, तीसरे क्यारी में फ्लावर कलर को कंसिडर कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? और सबका अलग अलग डेटा लिखते थे कि कहाँ से क्या रिजल्ट मिला बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ही खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ गए, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने क्या किया, कोई भी दो प्लांट लिया, उसकी वैरायटी तो होगी ना, छोटा बड़ा, जैसे हम लोग आम ही खाते हैं तो आम में तो कई वैरायटी है कि नहीं है, मालदह है, कलकतिया है, बहुत सारे हैं। तो अब जो क्रॉस करा करा के जो फसल उगाओगे तो तुम उसके टेस्ट को स्टडी करोगे ना कि भैया आपने जैसे सफेदी मालदह है, बहुत सारे तरह के वैरायटीज है, तो डिफरेंट वैरायटीज को आपस में क्रॉस करा के तुम चेक करते हो कि भाई सबसे अच्छा वाला टेस्ट किसका है। उसी तरह से मेंडल ने देखा कि भाई हम सारे कैरेक्टर्स पे स्टडी करें। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सिंपल है ना, देखो हमारा कहना है कि क्रॉस कैसे करवाएंगे वो देखिए, ये एक हमारा पी प्लांट है, गौर करना, इसका जो फ्लावर होगा ना कि नहीं होगा, फ्लावर होगा, ये दूसरा पी प्लांट है, कह रहा है कि ये भी टॉल हाइट का है, ये भी टॉल हाइट का, तो कोई प्लांट टॉल है, ठीक है, ये लिया। अब हमने क्या किया, यहां से देखो ध्यान से देखना कि यहाँ इसको इमेस्कुलेट कर दिया, क्या कर दिया, इमेस्कुलेट कर दिया, तो इसमें नो एंथर। अब यहाँ से फ्लावर तोड़ेंगे और यहाँ फ्लावर लाएंगे और झाड़ देंगे इसके पॉलन को, समझ गए? ठीक, अब मान लेंगे कि वो फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, अब ये धीरे धीरे ग्रो होगा, अब नया सीड आया, क्या मिला तुमको, सीड। देख अब इस सीड को क्या करोगे, फिर जमीन में इसको प्लग कर दोगे, तो फिर यहाँ से क्या होगा, नए पौधे आएंगे, समझ गए? तो तुमने दो प्लांट को जब लिया तो बहुत सारे सीड न मिलेंगे तुमको, तो जब तुम उनको ग्रो कराओगे तो देख रहे हो कि कुछ पौधे लंबे हो गए, कुछ पौधे नाटे भी हो रहे हैं, समझ रहे हो बच्चा? तो इसी तरह से क्रॉस करना है, तुम फ्लावर को तोड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे झाड़ सकते हो ना, तो दिखता है ना फ्लावर हम लोगों को। फिर उसमें फल आया, फल से सीड आया, सीड को तुम बोए तो तुम देखे कि दो टॉल प्लांट लिए, जब तुम उसको बोए तो बहुत सारे टॉल भी आए लेकिन कुछ ड्वार्फ भी आ गए। इसका मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं दोनों टॉल प्लांट प्योर है कि इम्प्योर है, इम्प्योर है सर, टॉल का भी जीन है और ड्वार्फ का भी जीन है, तभी ना जिसमें ड्वार्फ का जीन आया वो ड्वार्फ हो गया, जिसमें टॉल का जीन आया वो टॉल हो गया। तो एक प्लांट हाइट के लिए कितने कैरेक्टर तुमको मिल गए? अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट हाइट की तो दो बातें ना हो गई, या तो वो टॉल होगा या क्या होगा, बोलो, ड्वार्फ होगा। तो एक ही कैरेक्टर के, सॉरी एक ही कैरेक्टर के दो तुमको फॉर्म दिख गए, टॉल एंड ड्वार्फ, तो इसी को बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, समझ गए? क्या बोलते हैं इसको, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल ने पी प्लांट में, मेंडल है ना, देखो लिखा रहता है मेंडल टेकन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट। पी प्लांट के कितने कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया था उसने, सर 7 पेयर हो गया, यही है। तो 7 पेयर में वन ऑफ देम इज प्लांट हाइट, उसी तरह से था सीड शेप, सीड कलर, समझ रहे हो? फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन या तो क्या होगा, टॉप पे फ्लावरिंग हो रही थी कुछ पौधों में, ध्यान देना एकदम टॉप पे, या तो किसी में नीचे हो रही थी, तो टॉप वाले को बोला टर्मिनल और नीचे वाले को बोला एक्सियल, समझ गए? तो वैसे करके पी प्लांट के कितने कैरेक्टर कंसीडर किए थे मेंडल साहब ने, 7 पेयर्स, मतलब टोटल 14 कैरेक्टर्स स्टडी किया था मेंडल अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, कुछ चीजें क्लियर हुई, बोलो। हाँ अभी हाँ एक क्लास है ये, इसलिए कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ चीजें नहीं भी हुई, मन में बहुत द्वंद चल रहा होगा, तो हम इसके लेक्चर को आपको अभी शेयर कर देते हैं, इसको एक बार स्टडी करिए और कल ये चैप्टर में हम घुसेंगे बेसिकली, है ना, कल चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा, कल 8:30 का क्लास रहेगा और तुम लोग इसमें इस क्वेश्चंस को, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा, इसके आंसर्स तुम अपने मन से लिखने की कोशिश करोगे। ये 3 क्वेश्चंस है, व्हाई मेंडल चूजन पी प्लांट।